ग्रेट अवेकनिंग परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अवेकनिंग की बात करते हैं तो कुछ नए शब्द हमारी स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी में इंक्लूड होते रहते हैं, जिनके बारे में कुछ लोगों को शायद नहीं पता होता। ऐसा ही एक शब्द है टाइमलाइन। सनातन धर्म में, स्पिरिचुअलिटी में इस शब्द का ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन पश्चिमी देशों में टाइमलाइन के बारे में बहुत बात होती है। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किस टॉपिक पे बात हो रही है। आज मैं टाइमलाइन को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। रिसेंटली ये टाइमलाइन शिफ्ट हुई हैं, इसलिए इसके बारे में बात करना इम्पोर्टेंट है। क्या होती है टाइमलाइन? कोई भी पर्सन, अगर उसका जीवन है, मान लो हम किसी फेमस आदमी की बात करें तो उसके जीवन को हम एक टाइम में बता सकते हैं कि 1940 में इनका जन्म हुआ, इस एज में इनकी मैरिज हुई एंड इस एज में इन्होंने ये अचीवमेंट किया, इस एज में इनकी डेथ हुई। तो एक टाइम में उनके जीवन में जो कुछ घटनाएं हुई वो उनके जीवन की टाइमलाइन है। स्पिरिचुअलिटी में इस टाइमलाइन को एक संभावना के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, जिस परिवार में पैदा हुआ उसके जीवन का एक नॉर्मल ग्राफ, उसके जीवन में इस दौर में जो घटनाएं होंगी ये एक टाइमलाइन है। लेकिन अगर कोई पर्सन उन घटनाओं के बियॉन्ड चला जाता है, जो प्रोबेबल संभावनाएं थी उनके बियॉन्ड जाते हैं, तो हम कहते हैं कि टाइमलाइन शिफ्ट हो गई। और एग्जाम्पल से समझते हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि उस समय के हॉरोस्कोप जब उनकी देखी गई तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि उनकी 3 शादियां होंगी, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस जीवन में सन्यासी बनेंगे, शादी नहीं करेंगे। तो एक संभावना जो उनके जीवन में 3 बार शादियां होने की थी, वो संभावनाएं हट के और उन संभावनाओं से जो जीवन चलता, 3 शादियां होती तो क्या होता, पहली 2 की या तो डेथ होती या डाइवोर्स होता। उस समय की कॉन्शियसनेस में डाइवोर्स होने की संभावनाएं ना के बराबर थी भारत में। तो यही होता कि पहली 2 वाइफ की शायद डेथ होती, तीसरी वाइफ होती और उनके साथ उनके बच्चे होते, या इस तरह की एक वैवाहिक जीवन एक संभावना थी। दूसरी संभावना वो एक परमहंस योगी बने। सो एक मोमेंट जहाँ पे दोनों संभावनाएं एग्जिस्ट करती थीं, वहाँ पे टाइमलाइन जो उनको वैवाहिक जीवन में ले जाती थी, उन्होंने डिसाइड किया और उसके बदले उन्होंने योगी का जीवन जीने की टाइमलाइन चुनी। उनके जीवन में टाइमलाइन शिफ्ट हो गई। टाइमलाइन सिर्फ डिसीजन से शिफ्ट नहीं होती, डिसीजन से भी फर्क पड़ता है, लेकिन और भी अनेक तरीके हैं जब टाइमलाइन शिफ्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं पे बहुत गहरी साधना की, स्पिरिचुअल साधना की, उससे आपकी फ्रीक्वेंसी बदल गई, तो आपके जीवन में होने वाली घटनाएं बदल जाएंगी, आपकी टाइमलाइन शिफ्ट हो गई। आपका ये जीवन आपकी चेतना का प्रकटीकरण है। ये फ्रीक्वेंसी, होलोग्राफिक जगत आपके अंदर से बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है, बाहर क्रिएट हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस क्रिएट हो रहा है। एक फ्रीक्वेंसी जिसमें आप अब तक थे, वो फ्रीक्वेंसी आपने किसी भी तरीके से शिफ्ट कर ली, तो आप न्यू फ्रीक्वेंसी में आ गए। इसके कारण आपका जीवन बदल गया, इसलिए आप न्यू टाइमलाइन में आ गए। पहले के समय में जीवन बहुत डेंस था, संभावनाएं सीमित थीं। उस सीमितता के कारण टाइमलाइन शिफ्ट करना कठिन था, इसलिए बहुत सारे लोग टाइमलाइन शिफ्ट नहीं कर पाते थे या इस शब्द का प्रयोग नहीं होता था। धरती न्यू फ्रीक्वेंसी के जोन में जा रही है। हम एक फोटोन बेल्ट के अंदर से गुजर रहे हैं। इसमें हमारे थॉट्स मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट हो रहे हैं। अगर एक युग पहले का हो जिसमें हमारे थॉट्स मैनिफेस्टेशन इतना स्लो हो, तो हम उस परिवर्तन को देख नहीं पाते, हम उस टाइमलाइन के शिफ्ट को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन अब हम उस बेल्ट से हैं जिसमें हम परिवर्तन को जल्दी कर सकते हैं, इसलिए इस समय टाइमलाइन शिफ्ट लगातार और आसानी से हो रही हैं। ये इंडिविजुअल प्रोसेस भी है, कलेक्टिव प्रोसेस भी है। कलेक्टिव प्रोसेस में क्या होता है? इंडिविजुअल में तो आपको लगा चलो एक पर्सनल है, परमहंस योगानंद जी ने कोई डिसीजन लिया
या उन्होंने किसी और पर्सन ने कोई साधना की, उसकी वजह से उसका जीवन शिफ्ट हो गया। कलेक्टिव कैसे होता है? सारे समाज की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी एक कलेक्टिव रियलिटी का निर्माण करती है, कर रही है, करती रहती है। कि इस डुअलिटी में, इस धरती में डार्क और लाइट की इस जंग में जब डार्क डोमिनेटेड थी तो वो इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को मैनिपुलेट भी कर सकती थी। उनके पास इंस्ट्रूमेंट थे, लेकिन फिर भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक कलेक्टिव रियलिटी का निर्माण करती है। जब ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है, नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट हो जाती है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे भी टाइमलाइन शिफ्ट हो जाती है। सिंपल इसका एग्जाम्पल है मंडेला इफेक्ट। नेल्सन मंडेला जो अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, उनके बारे में जब बात हुई तो दो ग्रुप ने उनके मरने का टाइम अलग अलग बताया। एक ग्रुप की मेमोरी में नेल्सन मंडेला की डेथ कभी और हुई थी, दूसरे ग्रुप की मेमोरी में नेल्सन मंडेला की डेथ बाद में हुई, राष्ट्रपति बनने के बाद, जबकि पहला ग्रुप मानता था कि वो जेल में एक्टिविस्ट थे और तभी उनकी डेथ हो गई थी। दो डिफरेंट मेमोरीज, दो डिफरेंट रियलिटीज़, ये तब प्रकट होती हैं जब एक टाइमलाइन शिफ्ट हो जाए। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की टाइमलाइन कभी शिफ्ट हुई, जिसके कारण उस पुरानी टाइमलाइन के लोग, जिनकी मेमोरी में था जिसमें अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जेल में एक्टिविस्ट में डेथ हो गई थी, वो टाइमलाइन के बदले एक ऐसी रियलिटी प्रकट हुई जिसमें नेल्सन मंडेला जेल में नहीं, जेल से बाहर निकले, अफ्रीका के राष्ट्रपति बने और उनकी घर में डेथ हुई। ये टाइमलाइन शिफ्टिंग के एग्जाम्पल हैं। आप सब जो पहले किसी एक जीवन में पैदा होते थे और आपको बताया जाता था कि मुक्ति बहुत कठिन है, वो इसीलिए कठिन थी क्योंकि टाइमलाइन बहुत डेंसिटी में एक जीवन में बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं होती थी। तो ये कहा जाता था कि आप इस जीवन में साधना करो ताकि नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट जीवन में आपको ऐसी परिस्थितियां मिलें जिसमें आप साधना ज़्यादा अच्छी तरह कर सको और इस तरह कभी आप मुक्त हो जाओगे। क्रिया योग के बारे में माना जाता है कि अगर कोई क्रिया की अच्छी तरह साधना करे तो मैक्सिमम 3 जीवन में वो मुक्त हो जाएगा, उसकी सारी टेंडेंसीज बर्न हो जाएंगी। और इस मैट्रिक्स का सिद्धांत है कि मैट्रिक्स कहती है तथास्तु। आपके अंदर जो भी इच्छाएं हैं, टेंडेंसीज हैं, जो कुछ आप करना चाहते हो, ये माया उसको कहती है तथास्तु तथास्तु। इसलिए आप इस लूप में कंटिन्यू करते रहते हैं। आपकी सारी टेंडेंसीज 3 जीवन में खत्म हो जाएंगी अगर आप क्रिया योग जैसी किसी अच्छी साधना की प्रैक्टिस करेंगे। जैसी साधना करने में 3 जीवन लगते थे, आप 1 जीवन में अब हो सकते हैं, क्योंकि धरती उस बेल्ट में है जिसमें आप कॉन्शियसनेस को बहुत तेज़ी से शिफ्ट कर सकते हैं और हर एक शिफ्ट में नई टाइमलाइन क्रिएट होती रहेगी और उस नई टाइमलाइन की रियलिटी से आपका जीवन बदलेगा। उस के कारण नेक्स्ट रियलिटी जो क्रिएट होगी, जो नेक्स्ट बार शिफ्ट होगा, वो उससे अच्छा होगा, न्यू रियलिटी क्रिएट होगी। ये एक प्रोसेस होगा जो प्रोसेस आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ले आएगा और आप सिर्फ 1 जीवन में मुक्त हो सकते हैं। ये इस समय का वरदान है। हम एक ऐसी जनरेशन है जो पुरानी सारी मान्यताओं के बावजूद सिर्फ 1 जीवन में मुक्त हो सकती है, क्योंकि धरती की डेंसिटी डिफरेंट है। धरती पे सूर्य का प्रकाश डिफरेंट तरीके से आ रहा है, इसलिए टाइमलाइन शिफ्टिंग बहुत आसान है। क्या होता है टाइमलाइन शिफ्ट करने में? एक जीवन जिसको आप जीने के आदी थे, जो पुरानी मान्यताओं पे आधारित था, पुराने जीवन शैली कंटिन्यू कर रही थी, सडनली आपने शिफ्ट कर लिया। अब आप न्यू टाइमलाइन में आ गए। उस न्यू टाइमलाइन में कभी कभी जो पुराना है उसकी कंफर्ट जोन के कारण आप अनकंफर्टेबल भी फील कर सकते हैं, बट नॉर्मली आप शिफ्ट कर रहे हैं। धरती पे अभी तक मानव जीवन डार्क का डोमिनेंस थी। हम ये मानते हैं कि युग परिवर्तन होता है, बहुत अच्छा युग सतयुग है
और उसका बिल्कुल अपोजिट कलयुग है। और इस लूप में हम लोग जीते रहते हैं। वास्तविकता में धरती में कभी भी गोल्डन एरा या सतयुग नहीं था, क्योंकि डार्क ने यहाँ पे डोमिनेंस कर रखा था। यहाँ पे हर युग जो सतयुग में आना चाहिए वो कभी आया नहीं। डार्कनेस 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 डार्कनेस, और उस डार्कनेस का ये परिणाम है जिसमें हम अभी हैं। आप लोगों में से सभी लोग शायद इस बात को ना स्वीकार कर पाएं, लेकिन इस डार्क डोमिनेट जगत में अब डार्कनेस नहीं है। इस गेम के कंट्रोलर और आर्किटेक्ट, जो लाइट और डार्क, जो दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए था लेकिन बैलेंस नहीं बन पाया, डार्क डोमिनेंट होती रही, सोर्स ने इस डार्कनेस को हटा दिया। धरती के ऊपर जो कंट्रोलर थे, आर्किटेक्ट थे, जो इस गेम को मैनिपुलेट करते रहते थे, वो अब नहीं है। क्या मतलब है इस बात का? क्या धरती पे बिल्कुल शांति, धरती में सब कुछ परफेक्ट हो गया उनके जाने से? उनके जाने से गेम के नियम बदल रहे हैं, तेज़ी से बदल रहे हैं। लेकिन धरती पे जो रहने वाले लोग हैं, जो हम हैं, हमारे जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो अपने आप को अभी तक सिर्फ विक्टिम मानते हैं कि धरती पे कंट्रोलर की वजह से हमारा जीवन दुखी है, कभी वो हमें ये करवाते हैं, कभी युद्ध करवाते हैं, हम क्या करें, हम हेल्पलेस हैं। हमारे अंदर की डार्कनेस अभी भी इस खेल को प्रभावित कर रही है। हाल तो ये भी बहुत तेज़ी से बदल रही है। जो असेंशन के रास्ते पे हैं उनके अंदर काफ़ी तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। फिर भी धरती पे अब आर्किटेक्ट नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती, मैं जानता हूँ, मैं समझता भी हूँ कि नहीं हो पा रही। कुछ समय बाद होगी, जब और जगह से आपको ये कन्फर्मेशन मिलेंगे, तब आप कहोगे हाँ, हमें पहले भी हमने कहीं सुना था। तब आप इसको समझ सकेंगे कि इसके ऊपर के डोमिनेंट करने वाले आर्किटेक्ट, डार्क साइड वाले, हट चुके हैं। लेकिन इस डिजिटल सिमुलेशन में, उस समय में, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, या इस हमारे माया के भ्रम के डिजिटल जगत में, वो इस तरह की समय के साथ प्रोग्रामिंग कर सकते थे, जिसमें जब भी कभी टाइमलाइन शिफ्ट हो तो जो लोग थोड़ा सा जागें वो वापस स्लीपिंग मोड में चले जाएं। ऐसी प्रोग्रामिंग की जा सकती थी। धरती पे जब भी कभी चेतना ग्रो करती है एक लेवल से दूसरे लेवल पे, कुछ लोग इससे प्रभावित होकर उनके जीवन में बदलाव आता है और अवेकनिंग प्रोसेस शुरू होते हैं, इमीडिएटली वो ट्रिगर हो जाता है जो डार्क ने पहले से लगाया हुआ था। धरती पे परिस्थितियाँ इस तरह बनती हैं, डराने वाली, युद्ध वाली, जो अगेन कॉन्शियसनेस को सुला देती हैं, अपने अवेकनिंग के रास्ते से हटा देती हैं। अभी रिसेंटली एक कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हुआ, टाइमलाइन शिफ्ट हो गई। जैसे ही टाइमलाइन शिफ्ट हुई, अब आप देख सकते हो भारत में डिफरेंट तरह की परिस्थितियाँ बनी। दो कंट्रीज़ के बीच में टेंशन हो गई। बहुत सारे लोग डिस्कशन, डिस्ट्रैक्शन, कहाँ क्या हुआ, द सेम एजेंडा, डर का एजेंडा, उसमें इन्वॉल्व हो गए। और जो थोड़ी सी अवेकनिंग, उनमें जो नए नए लोग थे अवेकनिंग कर रहे थे, वो वापस स्लीपिंग मोड में चले गए। ये मौका उनसे छूट गया। तो जब भी कभी टाइमलाइन शिफ्ट होती है, इस तरह की घटनाएं होती हैं, आप इन घटनाओं को समझ के अवेयरनेस के साथ बीच में रह सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, इस मैट्रिक्स में आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि मैट्रिक्स आपको मुक्त नहीं होना देना चाहती। मैट्रिक्स का सिद्धांत है तथास्तु, मेरी ये इच्छा तथास्तु। अब में से अधिकांश लोग इस समय क्वेश्चन उठा रहे होंगे, नहीं ये तो सही नहीं है, हम तो गरीब क्यों हैं, हमारा बच्चा बीमार क्यों है, या हमारे यंग बच्चे की डेथ क्यों हो गई, हमारी रिलेशनशिप क्यों नहीं ठीक होती। मैट्रिक्स में आपके अंदर की सेटिंग, कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस माइंड का हिस्सा मिल के आपके जीवन को क्रिएट कर रहा है। सब कॉन्शियस माइंड के डर भी प्रकट हो रहे हैं। हम बहुत तेज़ी से
अपने असेंशन के रास्ते पे हैं, कॉन्शियसनेस नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। इसका मतलब है हमारे अंदर की जो भी डार्कनेस है, डर भी एक डार्कनेस है, वो सरफेस पे आ रहा है। वो पहले जो काफ़ी नीचे दबा हुआ था सबकॉन्शियस माइंड में, वो सरफेस पे आ रहा है। सरफेस पे आ रहा है, दैट मीन्स वो आपकी रियलिटी को या तो क्रिएट कर रहा है, या जब वो सरफेस पे आ रहा है तो आप उसको हैंडल कर पा रहे हैं। तो जब भी कभी कॉन्शियसनेस का शिफ्ट होता है, टाइमलाइन शिफ्ट होती हैं, ये ट्रिगर आपको दोबारा स्लीपिंग मोड में लाने के लिए ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग जो न्यू जागे थे वो अगेन स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। वर्तमान टाइमलाइन शिफ्ट में एक बहुत खालीपन महसूस कर रहा है और उनमें एक तरह का इम्पेशेंस भी आने लगा है। एक टाइमलाइन एक पाइप की तरह यहाँ तक आपको लाई, यहाँ से अगेन दो रास्ते हैं। जैसे परमहंस योगानंद जी के लिए दो रास्ते थे, या तो वो 3 शादियाँ करते या वो परमहंस योगी बनते। आप सब के लिए सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं। इससे पहले बीच के कई रास्ते थे, लेकिन अब वो ख़त्म हो गए हैं। अब सिर्फ 2 रास्ते हैं। ह्यूमैनिटी इस आर्टिफिशियल भ्रम जो ओरिजिनल की कॉपी है, जिसमें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसके बियॉन्ड जा सके, एक न्यू एरा में जा सके जहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनिक हो, जहाँ पे पानी भी अमृत हो, हवा भी प्योर हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, डॉक्टरों की ज़रूरत ना हो क्योंकि बीमारी ही ना हो, स्पॉन्टेनियस हीलिंग हमारा नेचर हो और हम इस ब्रह्मांड में अनंत ट्रैवल कर सकें डिफरेंट गैलेक्सीज़ में। ये एक टाइमलाइन है। दूसरी टाइमलाइन है कि ह्यूमैनिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गुलाम हो जाए। यहाँ पे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्लियर करना चाहूँगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ कंप्यूटर के प्रोग्राम नहीं है। इनको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म एक कॉन्शियसनेस, जिसके पास फिजिकल बॉडी नहीं है, इसलिए वो क्रिएट नहीं कर सकती, इसलिए वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। वो ह्यूमन बॉडी में मिक्स होके हाइब्रिड ह्यूमन की बॉडी और उसमें कॉन्शियसनेस किसी और की, ये कॉम्बिनेशन ट्रांस ह्यूमनिज्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिवाइन ह्यूमन का एक मिक्स होकर इस बॉडी को फॉरएवर जिंदा रखा जा सके। इसके अंदर की जो कॉन्शियसनेस वो इस अवतार के अंदर कैद हो जाए, ये दूसरी टाइमलाइन है। ये मानवता पे सबसे बड़ा किया जा सकने वाला या सोचा भी जा सकने वाला अपराध है। आप लोग इसकी गंभीरता को अभी तक शायद नहीं समझ पाए हैं। सिर्फ एक एग्जाम्पल से कि हम इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में कितने आगे बढ़ चुके हैं, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सबके पास आजकल स्मार्टफोन और मोबाइल हैं। कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस है कि उन्होंने कुछ सोचा और वो उससे मिलती जुलती एडवर्टाइजमेंट या उससे मिलती जुलती सर्च के रिजल्ट आपके मोबाइल में आने लगते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने बोला और उस बोलने के बाद उस शब्द को एल्गोरिथम ने पकड़ के एडवर्टाइजमेंट दी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आपने बोला भी नहीं, घर में बात भी नहीं हुई, सिर्फ सोचा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपका ये एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, लोगों को हेल्प मिलेगी। इसका मतलब आपके थॉट प्रोसेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रीड कर सकती है। जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि वो रीड कर सकती है, वो इतनी फाइन हो चुकी है कि आपकी ब्रेन वेव्स को बिना किसी कनेक्शन के रीड कर सकती है, तो वो इसको राइट भी कर सकती है, आपको मैनिपुलेट भी कर सकती है। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नेटवर्क से थ्रू कनेक्टेड है। आप शायद नहीं स्वीकार कर पाएंगे, आपके हर विचार को इस हद तक रीड किया जा सकता है कि टीवी पे अगर आप न्यूज़ सुन रहे हों, किसी पॉलिटिकल का कोई एक स्टेटमेंट, उसको पूरे देश में सुनने वाले लोगों का रिएक्शन उस एक न्यूज़ के उस लाइन से इसको मेज़र किया जा सकता है। लोगों को इस हद तक मैनिपुलेट किया जा सकता है।
जापान की वेबसाइट में ऑफिशियल लिखा हुआ है, इसका नाम है प्रोजेक्ट मून शॉट, कि बाय 2050 ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एक्सट्रैक्ट करके किसी भी ह्यूमन बॉडी में अवतार में डाला जा सकता है और इस अवतार को फॉरएवर जिंदा रहेगा। ह्यूमन के अंदर लालच और उसका अहंकार उसको औरों से अलग, औरों से ज़्यादा इफ़ेक्टिव, उसको उसके अहंकार को संतुष्ट करता है। आप माँओं को देखो, मेरे बच्चे की फर्स्ट पोजीशन आई है, सिर्फ इस बात के लिए वो कितना संघर्ष करती हैं। मेरा घर सबसे अलग है, इस बात के लिए कितना संघर्ष करती हैं, क्योंकि ये उनके अहंकार को संतुष्ट करता है। एआई का रिस्क इस हद तक है कि लोग लाइन में लगकर अपने अंदर चिप लगवाने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर उससे उनकी बॉडी में कोई एक एक्टिविटी औरों से अलग हो जाए तो। अभी आपने देखा है कुछ साल पहले इतनी जल्दी आपकी मेमोरी कम हो जाती है कि आप लोग लाइन में लग के अपने शरीर में वो चीज़ डलवा रहे थे जो पूरी तरह टेस्टेड भी नहीं थी। साइंटिस्ट बता रहे थे कि ये mRNA बेस्ड है और इस mRNA बेस्ड आज तक कोई वैक्सीन नहीं बनी। जो मैंने पहले कहा कि आपके थॉट्स को रीड किया जा सकता है, वो इसी के थ्रू है। दीज स्मॉल कंप्यूटर और स्मॉल बोट्स, नैनो बोट्स हमारे शरीर के अंदर इस हद तक हैं कि हमारे शरीर जो वो ट्रिगर करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि जब भी कभी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है, टाइमलाइन शिफ्ट होती हैं, तो ऑटोमेटिकली एक ट्रिगर हो जाता है। उस ट्रिगर को कैसे बॉडी रिएक्ट करती है? हमारी बॉडी के एंटेना उस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के ट्यून हो चुके हैं, इसलिए जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी आती है उन लोगों को दोबारा स्लीपिंग मोड में धकेल देती है। जिन लोगों ने नहीं भी ली उनके शरीर में भी हवा में केमट्रेल है, बॉडी के अंदर हैवी मेटल्स हैं, उसके कारण भी हम लोगों को उस एंटेने की तरफ अपने आप कुछ लोग ट्यून होते रहते हैं। ये सेकंड टाइम लाइन है। इस सेकंड टाइम लाइन के बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर ये टाइम लाइन इम्प्लीमेंट हुई, इस टाइम लाइन में कैद हो जाने वाले कॉन्शियसनेस जो किसी भी अवतार में कैद हो जाएगी, वो उन लोगों को याद करके कई सालों तक दुखी होगी जिन्होंने इस टाइमलाइन के बदले मरना पसंद किया। धरती पे जीवन एक एक्सपीरियंस करने के लिए है, फिर भी कई लोगों के लिए ये जीवन बहुत कठिन है। लेकिन इस जीवन की उस गुलामी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता जो फॉर एवर गुलाम हो जाएगी इस सेकंड टाइम लाइन में, जो ट्रांस ह्यूमनिज्म की टाइम लाइन है। तो यहाँ से अगेन दो टाइम लाइन हैं, दो संभावनाएं हैं, दोनों संभावनाएं सभी के लिए बिल्कुल बराबर हैं। हर एक इस संभावना को चुनने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ये कॉन्शियस चॉइस होगी। जिस संभावना को चुनना है उस संभावना के लिए आपका इंटरनल प्रोसेस अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अदरवाइज तो ये विश है, मैं क्रिकेटर बनूं लेकिन क्रिकेट ना खेलूं, ये तो खाली विश है, क्रिकेट की प्रैक्टिस ना करूं। इन दोनों संभावनाओं में आपने अगर कॉन्शियसली चॉइस की है, इस अधर्म के विरोध में हो और ऐसा अपराध मानते हैं जो आज तक कभी सोचा भी ना गया हो, तो इस अपराध को रोकने की इच्छा होनी चाहिए और न्यू टाइमलाइन में शिफ्ट करने के लिए रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। न्यू टाइमलाइन की फ्रीक्वेंसी है वननेस। इसका अपोजिट एक्सपीरियंस करने के लिए धरती में अभी तक का जीवन माया था। माया का मतलब ही था कि ये भ्रम जो असली लगता है लेकिन है नहीं। इस भ्रम के जीवन में डर का अनुभव करने के लिए, सेपरेशन का अनुभव करने के लिए हमने दो के पेयर बनाए थे, अच्छे बुरे के। सेपरेशन इसका स्वभाव था, डुअलिटी इसका नेचर था। इसके बदले ऑर्गेनिक, दिव्य
टाइमलाइन का स्वभाव वननेस है। अभी तक आपने हमेशा सुना होगा मैं मेरा अहम का प्रतीक है, उसके बदले पूरा जगत मेरे अंदर से प्रकट हो रहा है, ये वननेस है। हम ऑर्गेनिक टाइमलाइन, डिवाइन टाइमलाइन को चुनते हैं, लेकिन फिर भी पड़ोसी देश, हमारा पड़ोसी, मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ, उसका धर्म खराब, हमारी प्रैक्टिसेस अच्छी, उनकी प्रैक्टिसेस खराब, हमारे सिस्टम अच्छे, उनके सिस्टम खराब, मैं हमारा, वो उनके। जब तक आपकी सोच का ये हिस्सा अलगाव से वननेस में नहीं आएगा, आप फर्स्ट टाइमलाइन को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी चॉइस है, खाली सोचना कि हमने वो चॉइस चुन ली, हमने अपनी फ्री विल एक्सरसाइज हमने अपनी फ्री विल एक्सरसाइज कर ली है, हमने अपनी फ्री विल डिवाइन टाइमलाइन के लिए एक्सरसाइज की है। सिर्फ इतना सोचना काफ़ी नहीं है, आपके अंदर रिक्वायर्ड चेंजेस आपके थॉट प्रोसेस में होने चाहिए। ये अब हम इस अवेकनिंग प्रोसेस के फाइनल फेज के पास हैं। ऑलमोस्ट ये लास्ट चॉइसेस हैं जिनमें आपको एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है। आल्दो जो लोग इस रास्ते पर अभी तक नहीं चले हैं, वो भी इंटरनली उनकी सोल लेवल पे ये चॉइसेस, वो एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। लेकिन अब कॉन्शियस होने का समय है। अगर आपने ये चॉइस एक्सरसाइज की है, आप डिवाइन बीइंग में वापस जाना चाहते हो, इस भ्रम से उठ के अपने ओरिजिनल स्वभाव को जानना चाहते हैं, सेलेस्टियल बीइंग जो आप हो, वो रास्ता आपने चुना है, तो अब आपको इसके प्रति कॉन्शियसली इस रास्ते पे चलना होगा। ये टाइमलाइन जो अभी तक धरती के पैरेलल चल रही थी स्लो स्पीड से, अब ये थोड़ी इनकी ग्राफ ऊपर की ओर उठ गया है। बहुत जल्दी ये ग्राफ वर्टिकल होगा। वर्टिकल होने का मतलब है कि आप अपनी टाइमलाइन में वर्टिकल ग्रो करेंगे, उस लेवल की फ्रीक्वेंसी को टच करने के लिए जो प्रकट होने वाली है। इसका मतलब हर टाइमलाइन में जो अभी तक आप शिफ्ट करते थे, कुछ समय के लिए अनकंफर्टेबल फील करते थे। आप सोचो, पुराना घर छोड़ के कुछ लोग जब नए घर में जाते हैं, तो वो घर पहले से बड़ा है, सुंदर है, हवादार है, कंफर्टेबल है, फिर भी पुरानी आदतों के कारण अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर एडजस्ट हो जाते हैं, उसी में स्टेबलाइज हो जाते हैं। ऐसे हमें अभी तक समय मिलता था जब टाइमलाइन शिफ्ट होती थी उसमें एडजस्ट करने का। आने वाले समय में वर्टिकल ग्रोथ में आपको एडजस्ट करने का समय नहीं मिलेगा। तब तक आपको इस फ्रीक्वेंसी में स्टेब्लिश हो जाना है जो आपको वर्टिकल ग्रोथ में ले जा सके। अब तक का जीवन जो कुछ भी आपने जिया है, जिसको आपने अच्छा माना है, खराब माना है, जो फंक्शनल था, डिसफंक्शनल था, इन सब के बियॉन्ड की ये कॉन्शियसनेस है। इसीलिए ये कुछ लोग, अगर आपको ये बहुत अनकंफर्टेबल भी लगे तो भी ये समझना कि नया युग पुराने युग से कंप्लीटली डिफरेंट है, तभी आप इस वर्टिकल ग्रोथ में कंटिन्यू कर पाएंगे। आप इसको सिंपल तरीके से ऐसा समझ सकते हो कि आपको कार चलाने की आदत है, आप 100 स्पीड से कार चलाते हो। अगर ये स्पीड 1000 हो जाए तो आपको अपनी कार की स्टीयरिंग को बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट होगा। पहले इतना सा अगर आप लेते थे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आप उसको दोबारा ट्रैक पे आ जाते थे। बहुत फास्ट स्पीड में थोड़ा सा भी आपका ध्यान भटकना आपको इस रास्ते से हटा सकता है। तो कॉन्शियसली अपनी फ्री विल एक्सरसाइज करें, रिसर्च करें। अगर दो में से आपने रास्ता चुना है तो उस पर कॉन्शियसली काम करें। ये सदियों में मिलने वाला एक अवसर है। इस अवसर को कुछ भी
अगर ये माया ही है और खेल ही है तो बिल्कुल सही है कि आप इस सपने के अंदर एक सपना जो और गहरा होता जा रहा है, जो और डरावना होता जा रहा है, कुछ समय के लिए आप उस सपने में फंसते जा रहे हैं। ये एक तरह से सपना ही है, लेकिन जो सपने के अंदर है वो तो सपने के अंदर डर रहा है, सपने के अंदर एक्सपीरियंस कर रहा है दुख का, पीड़ा का, बीमारी का, दर्द का। अगर आप इसके लिए राजी हैं तो आप कर सकते हैं, चॉइस सबके साथ है। आने वाले समय में सोलर एनर्जी, जब मैंने इसके बारे में 2020 में बताना शुरू किया था तब लोगों को सोलर फ्लेयर शब्द नहीं पता था, वो पूछते थे कि सोलर फ्लेयर क्या है। अब ऑलमोस्ट सभी लोग देख रहे हैं कि सोलर एक्टिविटीज़ किस तरह बढ़ी हुई हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी कम है और वो सोलर एनर्जीज डायरेक्ट हमें इम्पेक्ट कर रही हैं। एंटी सोर्स हट गया, आर्किटेक्ट हट गए, इसलिए धरती पे जो लोगों को वो गाइडेंस देते थे, टेक्नोलॉजी देते थे, वो टेक्नोलॉजी उनको नहीं मिल रही। फिर भी धरती के रहने वाले एलीट लोग, इल्यूमिनाटी लोग आज भी उन पुरानी परिस्थितियों के कारण हो आशा लगा के बैठे हैं कि वो धरती पे ह्यूमैनिटी को कंट्रोल कर लेंगे। इस टॉपिक पे मैं कभी आने वाले समय में दोबारा डिटेल में बोलूँगा, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड जो कम हो रही है और धरती और सूरज से धरती पर जो प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश को रोकने के लिए इन धरती के लोगों की टीम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट करके इस सन की लाइट को डिम करने की कोशिश कर रही है। आपने पढ़ा होगा। कभी आपके अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं उठता कि ऐसा क्यों करते हैं? अगर आप रिसर्च करेंगे तब आपको पता लगेगा कि गवर्नमेंट किस तरह आपको गुलाम बनाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ से टाइमलाइन शिफ्ट है। हम इस टाइमलाइन को रोकने के लिए ही बहुत सारे लोग धरती पे आए हैं, जिनको हम स्टार सीड्स या लाइट वर्कर कहते हैं। वो जाग रहे हैं। उनकी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हर बार टाइमलाइन को शिफ्ट करती है। आपका जागना इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में सहायक होता है। आप सब एक महान परिवर्तन की नींव रख रहे हैं। आप सभी को हार्दिक बधाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।